What's Toasting Me? I would love to introduce you to Dr. Irfan Hashmat. He's an assistant professor at Civil Hospital and consultant neurologist. Assalamu alaikum. Welcome to the show. वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर इरफान, हम आज आपसे स्पेसिफिकली बात करेंगे कि एक माइग्रेन रेगुलर हेडेक से कैसे डिफरेंट होता है। वेल इंटरचेंजेबली लोग इसको समझते हैं कि हेडेक्स माइग्रेन है। ओपीडी में भी अक्सर लोगों से सवाल होता है, वो कहते हैं कि माइग्रेन है, बट माइग्रेन एक स्पेसिफिक तरह का दर्द है। ये जर्नल हेडेक नहीं है, इसकी अपनी टर्म्स और अपनी स्पेसिफिक फीचर्स हैं, जिसमें आधे सर का दर्द अक्सर होता है लेकिन हमेशा नहीं होता, पूरे सर का भी हो सकता है, रोशनी और शोर बुरा लगता है, उल्टी मत्ती की कैफियत होती है, और इसके अलावा भी बहुत सारी लातादाद सिम्टम्स हैं जो माइग्रेन का फीचर होती हैं। तो ये जनरल हेडेक से बढ़ के एक चीज़ है। जनरल हेडेक से बढ़ के एक चीज़ है, एब्सोल्युटली, तभी हम इसको माइग्रेन कहते हैं, राइट? वरना तो नॉर्मल हेडेक तो ओवर द काउंटर मेडिसिन से हम सही भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या कॉमन मिथ्स हैं लोगों के माइग्रेन के बारे में? माइग्रेन के बारे में बहुत सारी, एक तो ये मिथ के हमेशा माइग्रेन आधे सर का होगा, जो कि ऐसा नहीं है। अच्छा। बहुत दफ़ा जो है 50% केसेस में पूरे सर का या जनरलाइज हेडेक होता है। लोग समझते हैं कि डॉक्टर इरफान, सॉरी टू कट यू ऑफ, वो वाला हेडेक भी क्या माइग्रेन कहलाता है जो आपके ये वाला एरिया होता है पूरा टेम्पल्स के, ये टेम्पल्स के बीच वाला एरिया, ये जी, आईब्रोज के ऊपर, फ्रंट पे आईज के साथ, आईज की मूवमेंट के साथ, ये भी माइग्रेन का पार्ट होता है। अच्छा। बहुत सारे पेशेंट्स तो इसके साथ भी हमारे साथ। एंड देन यू आर सेंसिटिव टू स्मेल, सेंसिटिव टू साउंड, और ये किसी भी नॉर्मल बंदे को क्या माइग्रेन हो सकता है? जी, माइग्रेन के जेनेटिक फैक्टर भी हैं और उसके अलावा ट्रिगर्स भी हैं। तो बहुत सारी पेशेंट्स के अंदर ट्रिगर्स के साथ भी पेशेंट्स बताते हैं, जैसे आपने बताया कि पर्टिकुलर स्मेल के साथ, पर्टिकुलर खाने के साथ या सनलाइट के साथ इसकी जो है ना वो ट्रिगर ज़्यादा होते हैं। ओके, एंड किसी को भी एट एनी टाइम हो सकता है। व्हाट अबाउट सम ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ माइग्रेन? कॉजेज़ तो नहीं, बट ट्रिगर्स कहते हैं। ट्रिगर्स होते हैं। उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कैफ़ीन इनटेक है, उसके अलावा सनलाइट का एक्सपोजर है, उसके अलावा जो शोर है वो भी ट्रिगर कराता है। पर्टिकुलर स्मेल्स होती हैं और वो पेशेंट ट्रिगर खुद आइडेंटिफाई कर सकता है अगर आप उसको समझा दें कि किस तरह से माइग्रेन ट्रिगर होता है। तो ये सारी कॉजेज़ हैं जो माइग्रेन कराती हैं। ठीक है। अच्छा, एंड आपको क्या लगता है कि क्या ज़रूरी है अब ये अवेयरनेस फैलाना माइग्रेन के बारे में, कंसिडरिंग आजकल के ज़माने में लाइफ हैज़ बिकम वेरी बिजी, पीपल आर ऑल्सो वेरी स्ट्रेस्ड आउट, तो आपको लगता है कि ये अवेयरनेस लोगों को है कि ये एक माइग्रेन है या एक नॉर्मल एवरेज हेडेक है? लोगों को पता होता है क्या? लोगों को अवेयरनेस से ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन ज़्यादा हैं। अच्छा। और बहुत दफ़ा वो हेडेक, सिंपल हेडेक को मिग्रेन बोल रहे होते हैं, और बहुत दफ़ा मिग्रेन को सिंपल हेडेक करके इग्नोर कर रहे होते हैं। हाँ। तो ये अवेयरनेस कि ये हेडेक से बढ़ के एक चीज़ है, इसको आइडेंटिफाई करना। बट डॉक्टर इरफान, द पेन ऑफ अ माइग्रेन इज़ अ लॉट हायर देन अ हेडेक, तो वो किस तरीके से कंफ्यूज कर सकते हैं? उनको लगता है बड़ा सिवियर हेडेक हो रहा है। राइट। कंफ्यूजन इस तरह होती है कि पेन किलर शुरू से स्टार्ट होते हैं तो वो इनिशियली सप्रेस हो जाता है, लेकिन वो बार बार अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो पेशेंट्स को हम ये एजुकेट करते हैं कि इसको इन्वेस्टिगेट करें और डायग्नोसिस बनाएं ताकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। एब्सोल्युटली, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट एक रेज किया। तो लेट्स से इफ आई एम हैविंग अ हेडेक एवरी डे फॉर 3 days एंड एवरी डे आई एम हैविंग ए ओवर द काउंटर मेडिसिन, ठीक है, और उससे मेरा हेडेक थोड़ी सी देर के लिए सबसाइड हो जाता है, बट चौथे दिन वापस आ जाता है, तो डज दैट मीन इट्स अ माइग्रेन? हाँ, कि ये स्पेल्स में आ रहा है इस तरह? स्पेल में आ रहा है, यस, बट उसको प्रॉपर्ली एवेल्यूएट कराएं तो वो बेहतर है, और वो डायग्नोसिस उसके बाद एवेल्यूएशन हो। एंड हाउ कैन यू टेल दैट ये हेडेक जो है हमारा माइग्रेन एंड इट्स नॉट अ लो बीपी? बिकॉज़ काफ़ी दफ़ा मुझे हेडेक होता है व्हेन माय बीपी ड्रॉप्स। राइट। हाउ डू यू टेल? इट्स अ मिथ कि बीपी की फ्लक्चुएशन की वजह से वेदर लो और हाई हेडेक कॉज होगा। इट्स अ मिथ। ये सिर्फ उस वक्त होता है जब बीपी बहुत हाई हो, विच इज़ अ वेरी रेयर सिचुएशन और इमरजेंसी, लेकिन कॉमनली इट्स नॉट। हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं माइग्रेन, उसके क्या कॉजेज़ हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या ट्रिगर्स हैं, एंड इनफैक्ट मैं डॉक्टर इरफान से अभी ब्रेक में यही बोल रही थी कि डॉक्टर इरफान, मुझे तो लग रहा है मैं स्लाइटली इंसोम्निया की होती जा रही हूँ, जिसकी वजह से थोड़े थोड़े हेडेक्स होते हैं, यू नो, एंड मतलब ऑब्वियसली इंसोम्निया का, आई डोंट वांट टू यूज़ द टर्म लूजली, बट काफ़ी दफ़ा जब नींद नहीं आती और उसकी वजह से जो हेडेक होता है, क्या वो माइग्रेन से फ़र्क होता है? वेल, अगर माइग्रेनर्स हैं तो उनके अंदर अगर नींद नहीं होगी तो वो एक ट्रिगर फैक्टर है और वो माइग्रेन को ट्रिगर कर रहा होता है। तो अमूमन जो है माइग्रेन का पेशेंट आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये माइग्रेन ही है या डिफरेंट हेडेक है। तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल हेडेक्स होते हैं तो उनसे माइग्रेन है, ईजीली उसको डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि ये नींद की कमी है या ये कुछ और है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर इरफान, व्हाट आर द जनरल ट्रिगर्स दैट वी फील कंट्रीब्यूट टू अ हेडेक और अ माइग्रेन?
राइट अगर माइग्रेन के हवाले से करें तो आजकल के लाइफ स्टाइल में कैफ़ीन इंटेक जो लोगों की बढ़ गई है, जो कोल्ड ड्रिंक से लेके चॉकलेट्स, उसके अलावा कॉफ़ी, टी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रिगर्स में आती हैं। उसके अलावा जो है वो नींद की कमी, और स्पेशली आजकल जो है लोड शेडिंग की वजह से या मौसम इतना गर्म हो रहा है, इस वजह से भी जो है वो नींद की कमी जो है माइग्रेन को ट्रिगर करती है। लाइफ स्टाइल हमारा जो है वो माइग्रेन के ट्रिगर्स में आ रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी से करीब हो रहे हैं तो अपनी चीज़ों को हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल रात गए नींद इसलिए भी नहीं आती कि मोबाइल साथ होता है, एंड आप मुस्तकिल जो है कुछ ना कुछ उसको स्क्रीन टाइम आपका बढ़ रहा होता है, एंड दैट लाइट आल्सो इरिटेट्स योर आईज एंड योर ओवरऑल वेल बीइंग। बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर हम लोग माइग्रेन्स अनट्रीटेड छोड़ दें तो उसके क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? अनट्रीटेड माइग्रेन इस तरह होता है कि पेशेंट खुद ट्रीट कर रहा हो और पैनाडोल से वो स्टार्ट करता है या सिंपल ड्रग से, और वो फिर ईआर तक पहुंच जाता है, इंजेक्शंस की नौबत आ जाती है, एंड पेशेंट्स का हेडेक्स कंट्रोल नहीं होते। तो अनट्रीटेड माइग्रेन को छोड़ना ऐसे ही है कि फिर आप इमरजेंसी में आए दिन लैंड कर रहे होते हैं और आपका हेडेक कंट्रोल नहीं हो रहा होता, एंड दैट डिफाइंस के जब माइग्रेन को कंट्रोल नहीं करते तो डिसेबिलिटी डेज़ आपके बढ़ जाते हैं। डिसेबिलिटी डेज़ का मतलब कि उस दौरान पेशेंट जो है वो काम नहीं कर सकता, उसको बिल्कुल रेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, गॉट इट। अच्छा डॉक्टर इरफान, व्हेन अ पेशेंट कम्स टू यू तो जनरली हाउ कैन यू टेल कि ये एक सिवियर केस ऑफ माइग्रेन है या दिस इज समथिंग दैट इज जस्ट अ स्मॉल स्पेल? क्या ऐसा होता है कि माइग्रेन एक लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहे? क्या ये होता है? आई हैड अ कोलीग हु हैड दिस इशू and she had severe migraines for years. Does that happen? नंबर वन, लाइफ लॉन्ग तो नहीं होता माइग्रेन की जो अमूमन जो हाई इंटेंसिटी है ये 15 ईयर्स से 45 ईयर्स तक प्रिवेल करती है। अच्छा। एंड सेकेंडली जो मिग्रेन के हवाले से हमें ये चीज़ें ज़रूर देखनी है कि उसकी असेसमेंट ज़रूर करवाई जाए कि ये मिग्रेन ही है या ये कुछ और है। अच्छा। तो ये चीज़ जो है वो पेशेंट को हम लोग एजुकेट करते हैं एंड पेशेंट कैन टेल देमसेल्व्स। आप क्या कुछ चीज़ें ऐसे बोलते हैं जिनसे उनको पता चलता है कि ये माइग्रेन है और ये हेडेक है? अगर हमें ऑडियंस को भी ये इन्फॉर्मेशन देनी हो तो? देखिए, मिग्रेन अगर हो रहा है, जैसे आपने बताया है कि सिवियर किस तरह का है, तो अगर नंबर ऑफ़ डेज़ उसमें हम लगाते हैं कि 30 दिन में कितनी दफ़ा हो रहा है, तो ये उसकी सिवियरिटी को डिफ़ाइन करती है। इंटेंसिटी को डिफ़ाइन करते हैं कि अगर माइग्रेन हो रहा है और उस दौरान पेशेंट कोई काम नहीं कर पा रहा, हाउस वाइफ है, उनसे कोई हाउस कोर्स नहीं हो रहा है, तो ये भी डिफ़ाइन करता है माइग्रेन की सिवियरिटी को। सेकेंडली उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स कि हेडेक की इंटेंसिटी बढ़ती है तो वॉमिटिंग शुरू हो जाती हैं, तो वो पेशेंट को और डिसेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे होते हैं कि पेशेंट कुछ नहीं कर सकता वॉमिटिंग के साथ। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमें इंटेंसिटी को देखने के लिए। एंड इज़ इट क्योरेबल? डेफिनेटली इट इज़ क्योरेबल, कंट्रोलेबल, बट इसमें ज़रूरी है कि इसको आइडेंटिफाई किया जाए और पेशेंट को सही डॉक्टर की तरफ जो है ना रेफ़र किया जाए। एंड व्हाट डॉक्टर वुड दे गो टू फॉर दिस? यूजली हेडेक्स जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। अच्छा। बट इसमें जो है जीपीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। I thought GP होंगे। हाँ, एटलीस्ट जीपीज़ इसको आइडेंटिफाई करके रेफ़र कर सकते हैं कि पेशेंट न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट ज़रूर करे। ठीक है। एंड डॉक्टर इरफान, इफ आई हैड टू आस्क यू सम नेचुरल रेमेडीज़ या कुछ नेचुरल लाइफस्टाइल टिप्स जिसकी वजह से वी कैन इंश्योर कि हमें हेडेक्स ना हो, तो व्हाट वुड दे बी? लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस हैं वो स्क्रीन टाइम कम से कम जो किया जा सकता है। टेलीविज़न पहले होता था, अब मोबाइल स्क्रीन है। उसके अलावा जो है वो हमारा जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड लाइफ स्टाइल है उसको कम से कम करने की कोशिश की जाए। नींद अपनी प्रॉपर रखनी चाहिए, और बहुत सारे फैक्टर हैं जो नींद को स्टील कर लेते हैं, तो हमें उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके इरेडिकेट करना है। उसके साथ साथ हम लोगों को जो फूड है हमारे, जितने सिंपल फूड हों, प्रोसेस फूड्स से अवॉइड करना है। नगेट्स हैं या जितने भी प्रोसेस फूड्स, फ्राइड आइटम्स, ये सारी चीज़ें जो है माइग्रेन के ट्रिगर्स में होते हैं। एंड जो मैंने पहले भी बताया, कैफ़ीन जिस भी फॉर्म में आ रही है वो मिग्रेन के ट्रिगर्स में अपना रोल प्ले कर रही होती है। ये डिस्कसिंग माइग्रेन्स एंड हेडेक्स, और हम लोग जब ये डिस्कशन कर रहे थे तो डॉक्टर इरफान, कौन से एज ग्रुप्स और कौन से जेंडर्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं माइग्रेन से? राइट, यूजुअली फ़ीमेल्स में माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और जो एज ग्रुप है अमूमन 15 ईयर्स से 45 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसके अंदर मिग्रेन की सिवियरिटी और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पाई जाती है।
एंड हाउ कम इट्स वुमेन जिनको ज़्यादा होता है? इज देयर एनी स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रीज़न फॉर इट? या एक तो ये सोशल फैक्टर्स बहुत हैं, जैसा कि शो के स्टार्ट में आपने बताया है कि एक सोशल इनइक्वालिटी जो है, yes, बिल्कुल, तो वो भी स्ट्रेस को कॉज करती है एंड स्ट्रेस कॉज मिग्रेन। उसके अलावा जो है वो सर्टन फीमेल हार्मोन्स हैं जिनकी वजह से जो है मिग्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और उसके अलावा भी और दूसरी चीज़ें हैं, जैसे नींद की कमी जैसे ट्रिगर है, तो फीमेल्स में ये ज़रा ज़्यादा है क्योंकि काम का लोड और बहुत सारी चीज़ों को काम करना, ये चीज़ें जो है उनको ख़राब ज़्यादा फील होता है। एब्सोल्युटली। एंड आपको लगता है कि सोशल मीडिया क्या ये अवेयरनेस फैलाती है या लोगों को थोड़ा ज़्यादा समझाती है कि माइग्रेन क्या है? ऑब्वियसली सोशल मीडिया का और इनफैक्ट जो टेलीविज़न है इसका बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी पॉपुलेशन के अंदर। स्पेशली जो सोशल मीडिया जो कैंपेन रन कर रहा होता है माइग्रेन के हवाले से, उसका बहुत ज़्यादा रोल है। स्पेशली जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो छोटी छोटी रील्स या पॉडकास्ट या कोई उनको अगर पता चलता है सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो उसको ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि हमने ये पढ़ा था, और फिर वो अपनी जो डाउट्स हैं वो क्लियर करते हैं क्लिनिक्स में आके। ओके। हैविंग सेड दैट, जो सोशल मीडिया इट्सेल्फ अपना पार्ट प्ले नहीं करता, इसमें डॉक्टर्स का लाइजनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, कंसल्टेंट्स की। उसमें फार्मास्यूटिकल्स का रोल बहुत ज़्यादा है। स्पेशली आज का प्रोग्राम भी जिस कैंपेन के थ्रू हो रहा है, दैट इज़ लेट्स टॉक माइग्रेन, जो कि मार्टिन डाओ का एक इनिशिएटिव है कि माइग्रेन की अवेयरनेस को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेके जाएं, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं जो डायग्नोसिस से बचे हुए हैं या एक बुरे लाइफस्टाइल में जा रहे हैं, वो उसको अपनी अवेयरनेस को बेहतर कर सकें। और अगेन जून इज़ अ मंथ फॉर माइग्रेन अवेयरनेस, तो ये सारी कैंपेन उसके रेलेवेंस के साथ हो रही है। How interesting that June is the month for migraine awareness. That's very good. आपको लग रहा है कि अभी कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऐसे अवेलेबल हैं जिनसे लोगों को इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है, या लॉन्ग टर्म कोई ट्रीटमेंट्स? इसके जो ट्रीटमेंट है ये दो फोल्ड्स में होता है। नंबर वन, एक्यूट ट्रीटमेंट या शॉर्ट टर्म के अगर हेडेक अभी हो रहा है तो उसमें आउट ऑफ मैनी नेप्रोक्सिन सोडियम का बहुत ज़्यादा रोल है, लेकिन अमूमन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, तो वो सिंपल पैनाडोल और जो दूसरी पेन किलर्स हैं वो ले रहे होते हैं, जो शायद हेडेक में इतनी इफेक्टिव नहीं होती। इसके अलावा जो है लॉन्ग टर्म के अंदर हम लोग जिन पेशेंट्स में सिवियर माइग्रेन है, क्रॉनिक मिग्रेन है, तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पे उन पेशेंट्स को हम लेते हैं। उसमें कुछ मेडिसिन वो हैं जो हेडेक नहीं भी हो तो वो आपने एज अ कोर्स उनको कंप्लीट करना होता है। उससे ये फ़ायदा होता है कि हेडेक की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ओवर पीरियड ऑफ टाइम कंट्रोल हो जाती है, एंड पेशेंट हैज़ अ वेरी गुड लाइफ स्टाइल इन एब्सेंस ऑफ मिग्रेन। एब्सोल्युटली। एंड ऑब्वियसली अगर मैं आपसे बोलूँ कि मई जून जो है एक्चुअली वो मेन के लिए भी मेंटल हेल्थ मंथ है, तो मेंटल हेल्थ एंड माइग्रेन को आप किस तरीके से इंटरलिंक कर सकते हैं? Do you think it's very closely tied together? Everything is closely related to the mental health, whether it's migraine or something else. और स्पेशली जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं जिनमें मिग्रेन भी आता है, वो मेंटल हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा को एग्जिस्ट करती है। तो कभी भी अगर एक पेशेंट की मेंटल हेल्थ ख़राब है तो वो सम हाउ इम्पैक्ट कर रहा होता है मिग्रेन के ऊपर, इनडायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फॉर्म्स। तो अगर एक पेशेंट को हम मेंटल हेल्थ के हवाले से भी एजुकेट करें तो उनकी मिग्रेन की फ्रीक्वेंसी किसी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। अगर मैं आपसे एक लास्ट कोई मैसेज लूँ, मे बी फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस और फ्रॉम अदरवाइज, के आप क्या ऐसा शेयर करना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो साइलेंटली इन माइग्रेन से सफ़र कर रहे हैं? टू स्मॉल एग्जांपल्स के पेशेंट से पूछते हैं कि मिग्रेन की डायग्नोसिस कैसे हुई, एंड दैट से इसके चाची, मामी, खाला ने बताया था कि ये ऐसे होता है। एंड सेकेंडली एक पेशेंट मिग्रेन का ट्रीटमेंट लेता आ रहा था ख़ुद से, और पता चला कि वो आगे जाके 10 साल बाद कैंसर में कन्वर्ट हुआ था, बिकॉज इट्स नॉट डायग्नोस। तो जो मेरा मैसेज है दैट इज़ के मिग्रेन अगर है तो इट्स नॉट अ शेम, you discuss it with your doctor, get proper evaluation, get proper diagnosis, and migraine is controllable, तो it's not a shame, get treated, और अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं अगर आप मिग्रेन को कंट्रोल कर लें।